स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। और इस राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। आने वाले इस साल के जितने भी एग्जाम है, चाहे दिसंबर तक हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे वो टीचर्स का हो या अन्य कोई एग्जाम हो, आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का भूगोल ये दोनों आपस में इंटर लिंक जो है सब्जेक्ट हैं और दोनों को पढ़ना है तो साथ साथ ही पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से अपने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी योजनाएं, बजट और करंट अफेयर, बहुत सारे जो है प्रश्न वहां से देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक समीक्षा को स्किप करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, तो आर्थिक समीक्षा को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो है करंट अफेयर के साथ साथ जो हमारी सुबह क्लास होती है उसके साथ साथ शाम को ये सोचा कि जो है आपको आर्थिक समीक्षा भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि जो है आपका कंटेंट और भी ज्यादा मजबूत हो। तो दोस्तों बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको जो है कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा। आपको बस क्लासें लेनी है और क्लासें लेने के बाद आपको उस हैंड रिटन नोट से आपको जो है रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का कंटेंट। तो कंटेंट इस तरह से रहने वाला है और आज की क्लास के अंदर जो भी बच्चे जो देख रहे हैं उनको ही पीडीएफ उपलब्ध होगी, क्योंकि मैं पीडीएफ पे लॉक लगा के दूंगा। तो और उनका जो पासवर्ड है वो क्लास लेने वालों को ही केवल मिलेगी, जिन्होंने क्लास नहीं ली है तो उनको पीडीएफ उपलब्ध नहीं होगी। तो दोस्तों पूरी क्लास लेना, पासवर्ड में इसका बीच में बता दूंगा कहीं पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल आपको क्लास के साथ आपको जो है अपने साथ क्या रहना है, ईमानदार रहना है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस बशर्ते कि आपको ईमानदारी से चैनल को जो है फॉलो करना है, वीडियो को देखने हैं सारे, और कंटेंट मैंने जो है मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और ये जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और इसके अंदर जो है हम आर्थिक समीक्षा पढ़ने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो देखो 23-24 का जो ये करंट अफेयर है, आर्थिक समीक्षा है, इसमें जो आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण जो सूचक हैं, सबसे पहले क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपको पता होगा कि ये क्या होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में हम बात करें तो एक देश के अंदर जो निवासी हैं उनके द्वारा पूरे वित्त वर्ष में जो भी उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये देश के अंदर की बात हो गई। तो देश के अंदर की बात हो गई तो मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है तो राज्य की बात होगी तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद आएगा। ठीक है, तो और अगर देश की बात आएगी तो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका जीएसडीपी और ये कहलाता है आपका जीडीपी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं तो एक ये देश है हमारा इंडिया, इसके अंदर जो भी निवासी रह रहे हैं, चाहे फॉरेनर हो, चाहे हमारे देश के हो या कोई अन्य हो, जो भी रह रहे हैं ना, कौन, नागरिक नहीं, निवासी, जो भी इसमें निवास कर रहे हैं, तो उनके द्वारा पूरे वित्त वर्ष मतलब वित्त वर्ष की हम बात करें तो वित्त वर्ष का क्या मतलब होता है, वित्त वर्ष का मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, 1 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है ये एक वित्त वर्ष कहलाता है। एक क्या कहलाता है दोस्तों, एक वित्त वर्ष कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अपन जो ये जो आर्थिक समीक्षा 23 और 24 की देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर हम देख रहे हैं 31 मार्च 2024 तक के डेटा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो इसके अंदर तो ये तो देश के अंदर हो गया। अगर हम राज्य की बात करें तो ये राजस्थान मान लो, और राजस्थान के जो भी अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है अंतिम वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसका जो मूल्य है वो क्या कहलाता है, जीडीपी या जीएसडीपी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके फैक्ट के बारे में कि वर्ष 2000, देखो 22-23 का भी आंकड़ा मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन 22-23 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है 23-24 का, क्योंकि एग्जाम में 22-23 का नहीं पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर जो है डिफरेंस करने के लिए ये सारी चीजें लिख दी है। तो अपन जो है 23-24 का जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो जो है जीडीपी है, 2 मूल्यों पर निकलती है, एक तो स्थिर कीमत और एक होती है प्रचलित कीमत, आपको पता है। तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, ये देखो, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत का जो आधार वर्ष होता है वो है 2011-12, और प्रचलित कीमत जो वर्तमान में, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 में जो मूल्य है किसी वस्तु का तो उसके आधार पर निकाली जाती है। अब ये जो है प्रचलित मूल्य के आधार पर जो है प्रमाणिक नहीं मानते, प्रमाणिक एक तरह से स्थिर कीमत के आधार पर मानते हैं। और स्थिर कीमत का आधार वर्ष 2011-12, मतलब 2011-12 में उस वस्तु की जो कीमत थी उसके आधार पर जो है क्या निकाला जाता है, इसका
मूल्य निकाला जाता है किसी भी वस्तु का। तो दो हमेशा अपन पढ़ेंगे तो स्थिर और प्रचलित, ये ध्यान में रखना दिमाग में कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, हमेशा स्थिर कीमत की तुलना में प्रचलित कीमत का मूल्य हमेशा ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2011 में जो किसी भी वस्तु का मूल्य जो 2011 में था वो 2024 में नहीं होगा, बिल्कुल बढ़ के ही मिलेगा आपको, है ना। जैसे पार्ले जी पहले 4 रुपए का आता था, तो अभी पार्ले जी कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का आता है ना। उसी तरीके से स्थिर कीमत का जो है मूल्य 2011 के आंकड़े होते हैं, मतलब आधार वर्ष माना जाता है, और प्रचलित मूल्य में वर्तमान का जो है वर्तमान वर्ष के आधार पर क्या है गणना की जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2023-24 के अंदर 2023-24 के अंदर जो है कितना रहा है। 22-23 का हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 22-23 का आपको देखना है तो इसके पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो आप इसमें देख सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 23-24 का ही आएगा। जो आंकड़े मैंने दोनों लिखे हैं 22-23 और 23-24, हमारा जो प्रश्न आएगा तो वो पूछा जाएगा 2022-23 में नहीं, 2023-24 के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर कितना था। तो ये देखो 84, ये है 84.50, आप ऐसे ध्यान रखना 8.50 लाख करोड़, 84.50 लाख करोड़। सॉरी, इसमें ना आपको क्या करना है कि ये लिखना है 8.45 लाख करोड़, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 8,45,115 लाख करोड़ रुपए जो क्या है आपके स्थिर कीमत पर 2023-24 की जीडीपी है। वहीं प्रचलित की बात करें तो 15.28 लाख, ऐसे थोड़ा सा क्या है शॉर्ट में याद हो जाएगा, 15.28 लाख, तो 15,28,385, 15,28,385, ठीक है। तो ध्यान रखना स्थिर कीमत पर जीएसडीपी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 8.45 लाख करोड़, ठीक है। और प्रचलित कीमत पर 15.28 लाख करोड़, है ना। और जो ये जीडीपी है, इसमें जो भारत का हम बात करें, भारत की जो योगदान है इस जीडीपी के अंदर, भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान कितना परसेंट है? 5% के लगभग। कितना परसेंट है? लगभग 5%। मतलब आपको ये मैं बताऊं कि जो भारत की टोटल जीडीपी है ना, उसके अंदर राजस्थान का कितना योगदान है, तो वो ध्यान रखना 5%, पूछा जा सकता है प्रश्न, है ना। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस हमें क्या ध्यान रखना है? डेटा को याद रखना है। किसको याद रखना है? डेटा को याद रखना है। अब आगे देखो, एक डेटा याद हो गया कि 8.45 लाख करोड़ और 15.28 लाख, 8.45 15.28, 8.45 15.28। तो एक रफ पे आप है ना इसे लिखते भी रहो, ताकि है ना लिखा हुआ ज्यादा आपको याद रहता है। अब देखो आगे देखो, भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान 5%, 3%, हर लाइन में प्रश्न है, हर लाइन में प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है वृद्धि की हम बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था उसमें वृद्धि, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई या कितनी जो है कमी हुई, तो उसके बारे में चर्चा है। तो स्थिर कीमत में वृद्धि हुई है, वो है 8.3%। कितनी? 8.3%। और प्रचलित कीमत पे वृद्धि हुई है 12.56%। कितनी? 12.56%। तो ध्यान रखना इस चीज का कि 12.56% और 8.3%, ठीक है। 12.56% तो प्रचलित में, प्रचलित हमेशा ज्यादा होता है स्थिर से। कभी भी क्वेश्चन में जैसे दो में डिफरेंस करना हो ना आपको, कभी जैसे दो ऑप्शन में फंस गए आप, तो ये ध्यान रखना कि प्रचलित हमेशा स्थिर से ज्यादा होता है। क्यों होता है वो मैंने बता दिया कि पार्ले जी का एग्जाम देखिए, पार्ले जी पहले 4 रुपए का आता था, मान लो 2011-12 में पार्ले जी 4 रुपए का आता था, लेकिन 2024 में वो पार्ले जी 5 रुपए का, तो ज्यादा है ऑब्वियसली, तो कीमतों में वृद्धि होती है। तो इसी हिसाब से हमें ये ध्यान रखना है कि प्रचलित मूल्य हमेशा ज्यादा होते हैं, है ना। तो 8.45 तो क्या है? जीएसडीपी पर स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत पर 15.28 लाख करोड़। पूछा जाएगा, सीधा सा अपन को टिक लगाना है। और स्थिर कीमत पर जो वृद्धि दर है वो देखी गई है 8.3%, और प्रचलित कीमत पर जो वृद्धि दर है वो है 12.56%। कितना? 12.56%। आगे देखो, आगे है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि जीडीपी में जो क्षेत्रवार योगदान है, ये कृषि का कितना है, उद्योग का कितना है, और सेवाओं का कितना है ना। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, क्षेत्रवार की बात है,
उद्योगों का कितना है और आपका सेवाओं का कितना है। तो वही 2023-24 के आंकड़े में ध्यान रखने हैं कि जिसमें जीडीपी में 2023-24 के अंदर जीडीपी में कृषि का योगदान है 26.21%। कितना? 26.21% है ना, ये ध्यान रखना है। 26.21% स्थिर कीमत पर योगदान है। कितना? इस स्थिर कीमत पर कितना, ये देखो यहां मैं लिख देता हूं अलग से, हो स्थिर कीमत, स्थिर कीमत पर 26.21% योगदान है जीडीपी का कृषि के अंदर, और 29.84% कितना है उद्योग में स्थिर कीमत पर। तो एग्जाम में आप ये कंफ्यूज मत होना कि स्थिर कीमत में पूछेगा या प्रचलित कीमत पर। हमें जो है पूछेगा तो वो प्रश्न के अंदर ही लिख के देगा प्रचलित कीमत का जो है मूल्य बताइए, प्रचलित कीमत का योगदान बताइए कि कृषि का कितना योगदान है। तो कृषि का प्रचलित कीमत पर योगदान वो अभी आगे देखेंगे। हमें अभी हमने जो देखा है वो देखा है 26%, तो किसका है? 26.21 कृषि का है, और उद्योगों का कितना है? 29.84%, और सेवाओं का कितना है? 43.95%, 43.95। तो ये ध्यान रखना कि 26, 29 और 43, 26, 29, 43, 26, 29, 43, ये ध्यान रखना। तो आगे वाला अपना याद हो जाएगा 26.21, 29.84 और 43.95। 43.95 किसका योगदान है? सेवाओं का। तो स्थिर कीमत पर हम बात करें तो क्षेत्रवार योगदान की हम बात करें तो कृषि का जो योगदान है वो कितना है? 26.21%। कितना है? 26.21%। वहीं हम बात करें उद्योगों की तो उद्योगों का योगदान कितना है? 29.84%। कितना है? 29.84%। वहीं सेवाओं की बात करें तो 43.95%, मतलब एक तरह से 44% ही हो गया। वहीं हम आगे बात करें तो क्षेत्रवार योगदान में स्थिर कीमत का हमने पता कर लिया। तो अब देखते हैं हम प्रचलित कीमत पर। तो प्रचलित कीमत पर भी लगभग सेम है। कैसे सेम है? ये देखो, प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान की बात है तो कृषि में कितना था? 26.21, तो यहाँ पर कितना है? 26.72%। मैंने बोला था ना कि जो है इसमें 26.21 उसमें है, सेम ही है, और 26.72 इसमें है, परसेंट में है। ये ध्यान रखना, ये किसमें? परसेंट में। किसमें दोस्तों? परसेंट में। ठीक है, 26.72%, और पहले कितना? 26.21। ठीक है, 26.21 और 26.72, ये तो हो गया कृषि में। ठीक है, आगे देखो कि उद्योगों में कितना योगदान है तो 28.81%, ये थोड़ा कम है उसकी तुलना में, 28.81%। तो अब ये देखो 29 पॉइंट तो आपका कितने था? 29.84 किस में था? स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमत पर कितना है? 28.81%। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आगे जो सेवाओं की बात कर रहे हैं तो सेवाओं का योगदान कितना है? 43.95%, और जो है प्रचलित कीमतों पर कितना है? 45.07%। ठीक है, 45.08%, 07%। ये जो है अलग से आप लिख लो एक जगह, आपको समझ में आ जाएगा। यहां लिख लेना आप कृषि, यहां लिख लेना उद्योग, और यहां लिख लेना आप सेवा, यहां लिख लेना स्थिर कीमत, और यहां लिख लेना प्रचलित कीमत। ठीक है, तो एक ही जगह पूरा डेटा हो गया। तो कृषि का योगदान स्थिर कीमत पर 26.21% है, वहीं प्रचलित कीमतों पर 26.72% है। 26.21, 26.72। उद्योगों की हम बात करें तो 29.84% है, और वहीं उद्योगों का प्रचलित कीमतों पर 28.81% है, मतलब उद्योगों का थोड़ा सा कम हुआ है। वहीं हम प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत की तुलना में 1% कम है। वहीं हम सेवाओं की बात करें तो सेवाओं का 43.95% योगदान था स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर जो योगदान है वो है 45.07%। ठीक है, तो ये हो गया योगदान। ये मैंने एक जगह लिख दिया है, आप भी लिखना चाहते हो तो लिख लेना। तो 2023-24 का ये आंकड़ा है, और स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत की बात है। तो स्थिर कीमत की हम बात करें तो स्थिर कीमत पर जो है स्थिर कीमत पर जो है कृषि का योगदान है 26.21 और 26.72 कितना है प्रचलित कीमत पर, ध्यान रखना। उद्योग की हम बात करें तो 29.84% और 28.81%। आपको क्लास में याद करना है, पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बहुत सारी चीजें देखकर ये जो है सेशन आपके लिए लेके आया। आपको करना कुछ नहीं, आपको बस सेशन को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियो को,
और वीडियो को करना है लाइक। बस ये 2-3 काम है छोटे छोटे से, तो ये कर लेना। बाकी निःशुल्क आपको ये मैं दे दूंगा, लेकिन चैनल की जो पीडीएफ है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, इस सेशन की जो पीडीएफ है, आपको तभी मिलेगी जब आप जो है पूरा वीडियो देखोगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें लगा रखी पासवर्ड, और पासवर्ड आपको इस वीडियो के कहीं पूरी वीडियो के अंदर मैं कहीं पे भी दे दूंगा, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उससे आपको क्या होगा कि एक तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके पास ही क्या जाएगा, ये जो पीडीएफ जाएगी, ठीक है। बाकी और मेरे को भी जो है थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन मिलेगा कि सीरियसली कैंडिडेट आखिर में कितने, ठीक है। तो 26.21 और 26.21 और 26.72 स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत कृषि का योगदान। उद्योगों का 29.84 और 28.81 कितना है उद्योगों का। सेवाओं का कितना है 43.95% और 45.07% सेवाओं का योगदान है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम बात करें तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करें। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है उसके बारे में अभी आपको मैं बता देता हूं। मैंने आपको जीएसडीपी बताया था। जीएसडीपी मतलब एक राज्य, एक प्रदेश या एक देश के अंदर जो लोगों के जो निवास कर रहे हैं उनके द्वारा उत्पादित अंतिम मूल्य होता है, उसका मूल्य क्या होता है, जीएसडीपी या जीडीपी कहलाता है। जब इस मूल्य में से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है, जब इस कीमतों में से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है, तो जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलता है। बोले सर कैसे? अब मैं बताता हूं आपको कैसे। मान लो हमने जो है एक मोटर व्हीकल खरीदा, मतलब हमने एक गाड़ी खरीदी। कौन सी गाड़ी खरीदे बताओ? फॉर्च्यूनर खरीद ले, सबकी फेवरेट फॉर्च्यूनर खरीदी है ना। ये लो फॉर्च्यूनर खरीद ली। अब ये फॉर्च्यूनर हमने खरीदी, ये आई है आपके 30 लाख में। अब बोले सर 30 लाख में फॉर्च्यूनर आती नहीं है, मेरी वाली आ गई, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि 30 लाख में कोई गाड़ी आई है। अब 30 लाख में जो गाड़ी आई है, अब गाड़ी आई है या कोई मशीन आई है, तो उस मशीन या गाड़ी को जो हम चलाएंगे, मान लो 1 लाख चला दी हमने, अब तो उसका जो इंजन के पार्ट्स हैं या उस गाड़ी की जो घिसावट है, डेप्रिसिएशन को बोलते हैं घिसावट, तो उसकी कीमत में तो कमी आएगी, अब जो 30 लाख की जो गाड़ी ली है वो क्या 30 लाख में बिक जाएगी क्या वापस? है 40 लाख में बिक जाएगी क्या? अब उसकी जो कीमत में कमी आई है तो वो 20 लाख में बिकेगी। 10 लाख की क्या है, आपने चला ली है गाड़ी, घिस दी है आपने, उस मशीन को घिस दिया है या गाड़ी को आपने चला लिया, यूज में ले लिया है, तो वो होता है, तो उसका जो मूल्य होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो उसको जब माइनस कर देते हैं तो वो होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब शुद्ध जीडीपी। एक तरह से हम बोलते हैं नेट जीडीपी, ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब हमें क्या ध्यान रखना है? बोले सर तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि शुद्ध है कि घरेलू है, क्या है ना। तो आपको करना क्या है कि हमेशा शुद्ध जो आता है ना, उसका डेटा हमेशा जो नेट आता है उससे कम होगा, क्योंकि घिसावट माइनस हो रही है। जब डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली उससे कम होगा। जैसे मैंने 8.45 बताया था, उसका 45 लाख करोड़ जीडीपी का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, तो शुद्ध का कितना है 7.40 लाख करोड़, ठीक है। ये ध्यान रखना 7.40 लाख करोड़। उसका मैंने कितना बताया था 15.28 लाख करोड़, 15.28 लाख करोड़। तो ये कितना है 13.69 लाख करोड़। ये ध्यान रखना 13.69 लाख करोड़, ये हो गया शुद्ध। तो ये एक डेटा हो गया। तो इसमें ये ध्यान रखना कि यहां पर लिख लो कि ये हो गया आपके जीडीपी और ये हो गया जीएसडीपी, सॉरी जीडीपी और जीडीपी नहीं, जीएसडीपी, जीएसडीपी, और ये हो गया शुद्ध नेट जीएसडीपी, ठीक है। तो इसका जो डेटा था उसके हम बारे में बात कर लें तो इसका जो डेटा था वो कितना था 8.45 लाख करोड़ स्थिर कीमत पर, और प्रचलित पे कितना था? प्रचलित पे था ये 15.28। अब इसमें जो है हम बात करें शुद्ध की बात करें तो शुद्ध में क्या है कि शुद्ध में कितना है 7.40 लाख करोड़ और 13.69 लाख करोड़। तो ये डेटा आपको अलग से ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ये डेटा आपको अलग से ध्यान में रखना है। तो हमने क्षेत्रवार योगदान भी एक साथ देख लिया और हमने शुद्ध और आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी एक साथ देख लिया। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको क्या करना है,
अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर हमें प्रति व्यक्ति आय, ये भी क्वेश्चन आता है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये जो है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्या पूछते हैं हर एग्जाम में। आरएस तक के लेवल का जो एग्जाम है, आरएस के अंदर भी ये सीधा सीधा प्रश्न आता है, घुमा फिरा के बात ही नहीं करेंगे, सीधा पूछेंगे आपसे कि ये बताओ कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, और टोटल जो है घरेलू उत्पाद कितना है। तो आपको केवल ये आंकड़े याद रखने हैं, और आंकड़े में क्षेत्रवार योगदान भी मैंने बता दिया, और शुद्ध जीएसडीपी और आपके जो नेट जीएसडीपी है सबको मैंने आपको बता दिया। अब है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि जितनी जीडीपी होती है ना, उसमें जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, तो उसमें जो है प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो स्थिर कीमतों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 90,831 रुपए। 90,831 रुपए की क्या है, इसकी प्रति व्यक्ति आय है। उसी तरीके से 1,67,964 रुपए, 1,67,964 रुपए प्रचलित कीमतों पर क्या है, प्रति व्यक्ति आय। ये ध्यान रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत कर लो मार्क। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 90,831 रुपए क्या है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में, और 1,67,964 रुपए क्या है प्रचलित कीमतों पर स्थिर जो प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, आगे देखो अब ये मैंने पूरा डेटा एक जगह संकलन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, वृद्धि दर 8.3, स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि है वो 8.3 है, और प्रचलित कीमतों पर कितनी है 12.56%। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो 90,831 जो है प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत पर है 1,67,964 रुपए, 1,67,964 रुपए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में है कितनी है 84 5115, मतलब 8.45। आप इसको 8.45 ध्यान रखना, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसको रखना 15.28 लाख, हाँ 15.28 लाख करोड़। ठीक है, लाख करोड़ के अंदर है, ऐसे नहीं 15.28 हजार, 15.28 लाख करोड़ है। ठीक है, और शुद्ध में कितना रखना है 7.40 रखना है, और इधर 13.69 रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है आंकड़ा, ये आंकड़े से 100% पूछा जाएगा। साथ ही साथ हम जो है बात कर लें कि स्थिर कीमतों पर जो और प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान था, तो वापस से हम रिवीजन देख लेते हैं कि 26.21 जो है इसका क्या है योगदान रहा है कृषि का स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमत पर 26.72 इसका योगदान रहा है। वहीं उद्योगों की बात करें तो 29.84% जो है स्थिर कीमतों पर योगदान रहा है उद्योगों का, और वहीं प्रचलित कीमतों पर उद्योगों का योगदान रहा है 28.81%। वहीं सेवाओं की बात करें तो 43.95 जो है इसका योगदान रहा है सेवाओं का स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत पर जो योगदान रहा है वो रहा है 45.07%। तो ये जो है दोनों जो है टेबल्स ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, और ये जब दिमाग में छपेगी ना तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको बस कुछ नहीं करना, बार बार लिखना है, याद हो जाएगा, दिमाग में इमेजेस बना के लिखना है, याद हो जाएगा। आगे देखो थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं कि कुल खाद्यान्न है इसकी हम बात करें तो कुल खाद्यान्न जो है लाख मीट्रिक टन में होता है। ये जो आंकड़ा आएगा वो है लाख मीट्रिक टन में। 2022-23 में 252.80 लाख मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में 245.01 जो है मैट्रिक टन हो गया है, लाख मैट्रिक टन हो गया है। मतलब सीधा सीधा अपन को समझ में आ रहा है कि कम हुआ है, क्या हुआ है माइनस हुआ है, नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं वहां पे कि है ना खाद्यान्न में जो है सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, नहीं नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। पहले 252 था, अब कितना है 245। ठीक है, इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो आगे हम चर्चा करेंगे, जब हम जो है खाद्यान्न वाला कृषि वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम चर्चा करेंगे। अभी जो है हमने केवल अभी और आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन हमें जो है केवल अभी ये वाला जो डेटा है वो याद रखना है, क्योंकि अभी जो है पहली क्लास है तो आपका जो है पहुंच हो जाएगा, डेटा जो है समायोजन हो जाएगा आपस में। तो आपको केवल कल क्या करना है, आपको कल जब आज ये क्लास ले ली, कल क्या करना है आपको कि केवल ये डेटा जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, इसका ये, और जब मैं पढ़ाऊँ आपको तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना, एक पेज लेना है, पेज में आपको लिखते जाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। ये 2 टेबल हैं, पूरा जो ये निचोड़ है ये 2 टेबल है जो ये मैंने आपको ये बताई, ये दोनों टेबल है जो इसका पूरा निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो
रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ मैं तभी दूंगा जब ये जो है अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और ये हो जाएगी 4-5 दिनों के अंदर क्लास कंप्लीट हो जाएगी, पूरा आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हो जाएगा अपना, इसका मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा और पासवर्ड के साथ उपलब्ध कराऊंगा, ताकि जो है और जो लोग केवल पीडीएफ लेने ही आते हैं, क्लास देखते नहीं है, तो उनको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लास में इसका पासवर्ड छुपा होगा, और ये सारी रेगुलर क्लास देखोगे तभी आपको जो पीडीएफ का पासवर्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपका जो है चैनल और क्लास दोनों भरोसे पर रहो, इस चैनल के भरोसे रहो, मेरे भरोसे रहो, बिल्कुल मैं आपका अच्छे से जो है कंटेंट तैयार कराऊंगा, और इस कंटेंट के साथ साथ जो है आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, क्योंकि इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लेना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। ठीक है।